Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Adventure Coaching Classes. This side दीपक सैनी. आई होप आप सभी ठीक होंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास. आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म आपको बनाने हैं, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से आपको ज्ञात करने हैं. अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाने. हमने इंट्रो से या चैप्टर के स्टार्टिंग से एक चीज नोटिस की है यहाँ पे कि रैखिक समीकरण बनेंगे, यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर या तो आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए होंगे या आपको रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे. अब रैखिक समीकरण जो बनेंगे वो भी किसके अंदर बनेंगे? युग्म के अंदर, यानी कि जोड़े के अंदर, यानी कि दो रैखिक समीकरण आपको बनाने पड़ेंगे. अब जो रैखिक समीकरण बनेंगे 3.1 में तो आपने उनको ग्राफ विधि से अच्छे तरीके से हल कर लिया था, और 3.2 के अंदर आप इसे किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से. किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से. यानी कि जो समस्या आपको दी गई है उसका आपको दो रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे. देखते हैं तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है. दो संख्याओं का अंतर आपको 26 दिया हुआ है, यानी कि दो संख्याएं होंगी आपके पास जिनका अंतर कितना आ रहा है? आपके पास 26 आ रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या रही होगी दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, और उन्हें ज्ञात करना है आपको कि वो संख्याएं क्या रही होंगी. तो आइए देखते हैं, आंसर करते हैं इसका. सबसे पहले आपको दो संख्याएं चाहिएगी. आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26, यानी कि आपको पास पहले सबसे पहले दो संख्याएं होनी चाहिए. तो माना पहली संख्या, मान लो, माना पहली संख्या कितनी माने? x. पहली संख्या मान ली आपने x, तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y. क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि दो चर आपको लेने ही पड़ेंगे. जो तो पहली संख्या के रूप में एक चर आपने x मान लिया और दूसरी संख्या के रूप में हमने दूसरा चर y मान लिया. अब आगे देखते हैं प्रश्न के अनुसार, पहली शर्तानुसार, क्योंकि दो शर्त बनेंगे यहाँ पे. पहली शर्तानुसार, पहली शर्त आपसे क्या कह रहा है? पहली शर्त है उसकी कि जो दो संख्याएं होंगी उनका अंतर कितना आएगा? 26, ठीक है. अब अंतर कैसे आता है? आपने बचपन से ही पढ़ा है क्या कि हमेशा जब दो संख्याएं होंगी, एक तो प्लस की और एक माइनस की, तो आप क्या करते हैं? हमेशा उसमें से घटाते हैं. और यहाँ पे एक बोला गया आपकी 26 आ रहा है, वो भी किसका है? प्लस का. यानी कि जो संख्या प्लस की है वो बड़ी रही होगी, जिसमें से आपने छोटी संख्या माइनस की क्या कर दी? आपने घटा दी होगी. जब जाके आपके पास उत्तर में कितना आया है? 26. यानी कि दो संख्याएं आपके पास, एक x और एक y, जिसमें से आप जो भी इच्छा हो आपकी वो बड़ी संख्या मान लीजिए. पहली शर्त के अनुसार मैं मान लेता हूं यहाँ पे, चूंकि x संख्या बड़ी है किससे? y से. मैंने ये बात कह दी कि x संख्या बड़ी है किससे? y से. यानी कि x के अंदर से जब आप y घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आएगा? आपके पास 26 प्राप्त होगा. इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1. पहली शर्त से आपने समीकरण 1 तैयार कर लिया. आते हैं दूसरी शर्तानुसार. दूसरी शर्त आपसे कही गई है, यहां तक हो गया पहली शर्त. दूसरी शर्त कही गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है? 3 गुनी. यानी कि एक संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुनी. जो संख्या बड़ी है वो तो एक हो गई, और दूसरी संख्या की 3 गुनी है वो पहले वाली संख्या, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो छोटी है. जब मैं उसका 3 गुना करता हूं तो मेरे पास कौन सी संख्या आती है? बड़ी वाली. और बड़ी वाली संख्या आपने पहले ही बोला हुआ है क्या है? x. यानी कि एक तरफ आप रखेंगे x और एक तरफ रखेंगे आप y. दोबारा समझिएगा, x संख्या आपकी क्या है? बड़ी संख्या. क्या है? बड़ी संख्या. और y क्या? आपकी छोटी संख्या. अब क्वेश्चन बोल रहा है y, दूसरी संख्या क्या आपके लिए? y ही है. दूसरी संख्या का क्या है? 3 गुना. यानी कि मैं y का जब मैं 3 गुना करता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाती है? पहली संख्या, यानी कि बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है. ये आपकी दूसरी शर्त से आपने क्या प्राप्त कर लिया? समीकरण नंबर 2. ठीक है. अब प्रतिस्थापन विधि से आप जब हल करते हैं तो सबसे मोटी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको क्या निकालना पड़ता है? दो चर आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक चर को आपको प्रतिस्थापित करके, यानी कि स्थान परिवर्तित कर बराबर के दूसरी तरफ भेज कर आपको किसी एक चर की वैल्यू क्या करनी है? ज्ञात करनी है. तो यहाँ पे हमने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 है,
तो समीकरण 2 में पहले ही एक चर का मान आपको 3y दे रखा है, यानी कि जो x है वो चर है आपके लिए, उस x का मान आपको कितना दे रखा है 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे, डायरेक्टली समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। हिंदी पूरी लिखना, आप अगर आपको परसेंटेज बनानी है या प्रश्न के अंदर पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो आप एक एक चीज नोट करके आएंगे पेपर के अंदर, राइट। एक एक चीज आपने क्या किया, समीकरण 2 का मान किस में रखा है, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है आपके लिए, x माइनस वाई बराबर 26, जहां x का मान कितना है आपके लिए 3y, x का मान कितना है 3y, तो x का मान कितना पुट कर दिया आपने 3y रख दिया। आगे है माइनस के y बराबर में 26 और ब्रैकेट के अंदर लिख देना x बराबर आपने रख दिया 3y, चूंकि x बराबर क्या रख दिया आपने 3y। क्लियर, 3y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा आपके लिए 2y शेष रहेगा। आगे है 26 और y बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना का मान कहां जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 26 भाग 2 बराबर y का मान कितना प्राप्त करोगे आप 13। 2 का भाग 26 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 13, यानी कि y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है 13। अब y बराबर 13 का मान आप कहां रखेंगे, y बराबर 13 समीकरण 1 में तो रख ही चुके, अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हमने रखा, समीकरण 2 है आपके लिए x बराबर 3 गुना में y का मान कितना है 13, यहां पे लिख देगा चूंकि y बराबर आपने कितना पुट किया है 13 रखा है, तो ये कितना हो गया x का मान 13 39, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई यहां से 39, यानी कि जो आपकी पहली संख्या थी वो तो आपको कितनी प्राप्त हुई है 39 और दूसरी संख्या आपको प्राप्त हुई है 13। तो लिखेंगे यहां पे, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 प्राप्त होगी। क्लियर, फटाफट प्रश्न के स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि जो आपको समस्या दी गई है उसमें दो संपूरक कोण आपको गिवन है, यानी कि दिए गए हैं, उसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। आपने कक्षा 7 से ही चल जाता है, 7 8 9 3 सालों में आपने पढ़ाई होगा कि संपूरक कोण क्या होता है और एक दूसरा चलता है पूरक कोण। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं संपूरक कोण क्या होता है। देखिएगा, संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण मिलकर, यानी कि दो कोण मिलकर, एक x मान लो और दूसरा कोण y मान लो, जब दो कोणों का योग मिलकर कितना 180 डिग्री बनाता हो तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। वो दोनों क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण आपके कहलाएंगे। जब दो कोण, यानी कि एक x मान लो और दूसरा y, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये ले लिया 120 डिग्री और एक ले लिया मैंने 60 डिग्री, दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री, तो 120 और 60 मेरे क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। इसी प्रकार आपका चलता है पूरक कोण दूसरा, यहाँ पे तो काम नहीं आएगा, इन फ्यूचर आपके कभी भी काम आ सकता है, इसको भी जान लीजिएगा कि पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोण, एक तो x मान लो और दूसरा कोण y मान लो, जब दो कोण मिलकर कितना 90 डिग्री आपका बनाए तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपके पूरक कोण कहलाएंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करने हैं, दो कोण लेने हैं, ठीक है। माना पहला कोण क्या हो जाएगा आपके लिए, माना पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण क्या मान लिया आपने x डिग्री, कोण हमेशा किसमें आएंगे डिग्री में, तथा दूसरा संपूरक कोण क्या हो जाएगा आपका, दूसरा संपूरक कोण आपका हो जाएगा y डिग्री, क्या y डिग्री। अब प्रश्न क्या रहा है कि दोनों संपूरक कोण है, यानी कि जो पहली शर्त होगी आपकी, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या होगी आपकी
कि संपूरक कोणों की बात कर रहा है तो x डिग्री प्लस में y डिग्री मिलकर कितना बनाएंगे आपका 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या समीकरण नंबर 1। पहली शर्त के अनुसार दो संपूरक कोणों की बात कर रहा है, यानी कि x डिग्री प्लस में y डिग्री को जब जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 180 डिग्री। दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त आपके लिए क्या रखी है, दूसरी शर्त आपसे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो दो कोण है आपके पास x डिग्री और y डिग्री, इसमें से आपको निश्चित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़ा कोण आपके लिए कौन सा है। तो मैं मान लेता हूं कि x डिग्री मेरे लिए क्या है, बड़ा कोण किससे, y डिग्री से, यानी कि x डिग्री, क्वेश्चन देखिए दोबारा क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जब मैं बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाऊंगा तो उनका अंतर कितना आएगा मेरे लिए 18 मेरे को प्राप्त होगा। यानी कि x डिग्री में से मैं y डिग्री को जब लेस करूंगा तो मेरे पास अंतर कितने आएगा उनका 18 डिग्री, क्योंकि बड़ा कोण क्या है छोटे कोण से 18, यानी कि अंतर करने पे उनका गैप कितना आएगा 18 डिग्री। यानी कि समीकरण नंबर 2 आपको यहां से प्राप्त हो गई है। अब आपको क्या करना है, आगे किसी एक समीकरण से आपको एक चर का मान आपको ज्ञात करना है, कि आपको दो चर दिए गए हैं उसमें से एक चर का मान आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से उठा लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके लिए कितनी है, x डिग्री प्लस में y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैं x डिग्री का मान निकाल लेता हूं, क्या आएगा x डिग्री का मान 180 डिग्री माइनस के y डिग्री, तो आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ 180 माइनस में y, इसे मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे आगे, समीकरण 1 से तो मैंने समीकरण 3 बना लिया, अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, डेफिनेट है कि समीकरण 2 में। तो यहां पे लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर लैंग्वेज पूरी लिखिए। अगर आपको कंप्लीट नंबर चाहिए पेपर के अंदर, क्वेश्चन के जितने 4 नंबर का है तो 4 नंबर अगर आपको पूरे चाहिए तो आप हमेशा लैंग्वेज कंप्लीट लिखेंगे। जो चीज आपने रखी है या जो चीज मानी है जिसमें परिवर्तित कर रहे हैं तो सभी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब समीकरण 2 है आपके लिए x माइनस वाई बराबर में कितना है 18। x का मान कितना रखेंगे आप यहाँ पे 180 माइनस के y आपने क्या कर दिया रख दिया, आगे है y डिग्री और बराबर में कितना है 18 डिग्री आपके बराबर में है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, चूंकि x बराबर आपने रखा है 180 माइनस के y, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए, क्या बनेगा 180 माइनस के y बराबर में 18 डिग्री, ठीक है। 180 को दूसरी तरफ भेजा और माइनस के y कितने हो गए माइनस के 2y बराबर के दूसरी तरफ 18 माइनस में 180 डिग्री। ये कितना हो गया मेरे पास माइनस के 2y बराबर में 180 में से 18 जाएगा तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, 180 में से 18 गया तो 162 डिग्री। y का मान निकालते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, 2 का भाग किस में जा रहा है 162 में देंगे तो y बराबर आपको प्राप्त होगा 8 1 कितना 81 डिग्री आपको y का मान प्राप्त हो रहा है यहां से। अब y बराबर 81 डिग्री डेफिनेट है, किस में रखेंगे समीकरण 1 का काम हो गया, समीकरण 2 में भी मान रख लिया। अब किसकी बारी है समीकरण 3 की, तो अब क्या करेंगे आप y बराबर 81 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 है आपके लिए x डिग्री बराबर में 180 डिग्री माइनस में y डिग्री का मान है 81, तो x डिग्री का कितना आया 180 में से 81 जाएगा तो 99 डिग्री। x का मान कितना आ गया आपके लिए 99 डिग्री। तो आप लिखेंगे अतः पहला संपूरक कोण कितना प्राप्त हुआ आपको 99 डिग्री, तथा दूसरा संपूरक कोण बराबर में आपको 81 डिग्री प्राप्त हुआ। आप चाहो तो यहां से आप दोनों संपूरक कोणों को जोड़ के देख लीजिए, इनका मान कितना आएगा आपके लिए 180 डिग्री प्राप्त होगा। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि आपको दो संपूरक कोण लेने हैं
जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो माना मैंने पहला कोण x डिग्री और दूसरा संपूरक कोण मान लिया मैंने y डिग्री। पहली शर्त आपको दी गई है यहाँ पे कि दो संपूरक कोण है, यानी कि दो संपूरक कोणों का आपको ज्ञात करवा दिया गया है, बताया है मैंने कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो समीकरण 1 आपसे यहाँ पे बनाई गई। समीकरण 2 आपको बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक, यानी कि बड़े कोण में से जब मैं छोटा कोण घटाऊंगा तो मेरे पास अंतर कितने का आएगा 18 डिग्री। तो ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मैंने x जो चर है आपका उसका मान निकाला, कितना है 180 माइनस वाई डिग्री, उसे हमने समीकरण 3 नाम दिया। समीकरण 3 का मान कहां रखा समीकरण 2 में, जिससे हमें y बराबर कितना 81 डिग्री प्राप्त हुआ। अब y बराबर 81 डिग्री हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, जहां से x बराबर हमें 99 डिग्री प्राप्त हुआ। अतः पहला संपूरक कोण हमें 99 डिग्री तथा दूसरा संपूरक कोण हमें 81 डिग्री प्राप्त हुआ। फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का क्या करना है, आपको मूल्य ज्ञात करना है। एक क्रिकेट टीम का कोच था जिसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो पहली समस्या आपकी यही है कि इसको सोल्व कीजिए, एक रैखिक समीकरण का निर्माण करें, 7 बल्ले और 6 गेंदें। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का मूल्य मिला के आपको 3800 रुपए दे रखा है, तो 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य मान लोगे आप, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे x रुपए। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपए। ठीक है, अब आते हैं पहली शर्तानुसार। पहली शर्त आपको कही गई है कि आपके पास 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, जिनका योग करोगे तो आपको उनको मूल्य कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 3800 रुपए। तो एक बल्ले का मूल्य आपके पास x रुपए है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंदों का 6y। जब इन दोनों का मूल्य जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 3800 रुपए वहां पे बिल कटवाना पड़ेगा। यानी कि पहली समस्या आपके लिए है 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए, ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी समस्या, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त आपको कही गई है कि आपके पास 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x तो 3 का 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y तो 5 का 5y बराबर में कितने रुपए दोगे आप उसको 1750 रुपए। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। आपने दोनों रैखिक समीकरणों का निर्माण कर लिया है। अब आगे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करोगे तो किसी एक चर का मान आपको किसी भी एक समीकरण से निकालना पड़ेगा। डेफिनेटली आप समीकरण 1 ही यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या कह रहा है, 7x प्लस में 6y बराबर में 3800 रुपए आपको दिया गया है। अब 7x को तो इधर रखेंगे, 6y को क्या करेंगे दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 7x बराबर में 3800 माइनस के 6y। ठीक है, अब यहाँ पे x चर का मान निकालना है, तो आप इस 7 को भी क्या करेंगे दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x बराबर कितना होएगा आपके लिए 3800 माइनस के 6y बटे में 7 आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपने x चर का मान निकाला है 3800 माइनस 6y बटे में 7, ये बनेगी आपकी समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 3 का मान आप कहां रखेंगे, समीकरण 1 से 3 बना लिया, 3 का मान कहां रखेंगे 2 में। तो लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए। समीकरण 2 है आपके लिए 3, x का मान कितना प्राप्त किया आपने 3800 माइनस में 6y बटे में 7 और आगे है प्लस के 5y बराबर में 1750 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, चूंकि आपने x का मान रखा है 3800 माइनस के 6y बटे में 7, आपने x का मान यहाँ पे रखा है। आइए आगे करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को 3800 करोगे तो 2 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगी, 3 को 8 से करोगे 8 या 24 की 4 असेल 2
और 3 को 3 से करोगे 9 और 9 और 2 11, तो कितना आएगा 11,400 माइनस 3 को 6y से करोगे 6 तिया 18y बटे में कितना है आपका 7, और इस बटे के 7 को जब यहाँ पे एक तो बात चाहे तो 1 लगा के एलसीएम ले लो, या सबसे इजी तरीका है आपका कि इस बटे वाले नंबर को डायरेक्टली उस नंबर से क्या कर दो आप गुणा कर दो। 7 को जब 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजू 35y आपके लिए यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब सभी के बटे में क्या प्राप्त हो गया आपको 7 और बराबर में कितना है आपके लिए 1750। ठीक है, आपके 11,400 ऐसे कैसे शेष बच गए, 35y प्लस का है और 18y आपका माइनस का है, तो प्लस का नंबर बड़ा है तो 35y में से जब 18y आप घटाएंगे तो आपको प्लस के कितने मिलेंगे 17y आपके शेष बचेंगे। अब बटे का जो 7 है दूसरी तरफ कहां जाएगा गुणा में, यानी कि 1750 को जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 0 का 0, 7 पंजू 35 की 5 असेल 3, 7 7 49, 49 और 3 आपका हो गया 52, 52 का 2 असेल 5, 7 एकम 7, 7 और 5 हो गए आपके 12, यानी कि 12,250 आपके बनेंगे। 11,400 को आप दूसरी तरफ भेजेंगे यानी कि 17y बराबर में 12,250 माइनस के 11,400। तो यहाँ पे जब आप y का मान निकालेंगे तो 17 यहाँ पे गुणा का मान कहाँ जाएगा दूसरी तरफ भाग में, 12,250 में से जब आप 11,400 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से सिल्ली कितना 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, 1 बचा, यहाँ पे भी एक 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 850 आपका शेष बचा। अब 17 यहाँ पे भाग गुणा का मान है कहाँ गया भाग में, यानी कि y बराबर आपका भाग दोगे 850 में तो 17 का भाग कितनी बार जाएगा 17 एकम 17, 17 दून 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजू 85, यानी कि 85 के अंदर 17 का भाग 5 बार जाएगा और आगे कितना है 0, यानी कि y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ 50। ठीक है, अब क्या करेंगे y बराबर 50 को किस में रखेंगे, समीकरण 1 भी काम में आ चुका, 2 भी आ गया, आप किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दिया y बराबर 50, y x बराबर कितना है आपका 3800 माइनस के 6 गुणा में y का मान है 50 बटे में आपके हैं 7। ठीक है, करिए गुणा, 3800 माइनस में 6 को 50 से किया 300 बटे में 7। ठीक है, तो x बराबर कितना 3500 बटे में 7, जब x 3500 के अंदर जब 7 का भाग देंगे तो x का मान आपको प्राप्त होगा 500, कितना 500, यानी कि एक बल्ले का मूल्य आपको 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य आपको 50 रुपए। तो यहां पे लिखिएगा अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए प्राप्त हुआ। दोबारा देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक टीम क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी और 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो सबसे पहले आपने किसी एक बल्ले का मूल्य मान लिया और एक गेंद का मूल्य माना x और y। ठीक है, पहली शर्त आपको कह रहा है कि 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x तो 7 का 7x, एक गेंद का मूल्य y तो 6 का 6y, दोनों को जब जोड़ोगे तो आप कितने रुपए दोगे उसको 3800 रुपए। इसी प्रकार दूसरी शर्त बनाई जिससे आपको 3x प्लस 5y बराबर 1750 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 से आपने समीकरण 3 बनाई जिसमें x चर का मान आपको 3800 माइनस 6y बटे 7 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखा तो आपने y बराबर कितना 50 प्राप्त किया। y बराबर 50 आपने समीकरण 3 में रखा जहां पे x बराबर आपको 500 रुपए प्राप्त हुआ। x था आपका एक बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य आपने 500 रुपए प्राप्त किया और एक गेंद का मूल्य आपने 50 रुपए प्राप्त किया। बराबर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मित किया जाता है।
आगे है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लिया है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए किराया है। आगे कह रहा है आपको कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इतना ज्ञात करना है आपको। आगे बोला गया कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए। एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा चाहिए आप अगर टैक्सी में बैठ गए तो आपने कुछ दूरी भी अगर उससे तय की है तो नियत भाड़ा आप देना ही पड़ेगा, यानी कि नियत भाड़ा निश्चित ही रहेगा। या चाहे आप 1 किलोमीटर दूरी तय करो, 2 किलोमीटर या 10 या 50 100 कितनी भी दूरी तय करो, आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जो भाड़ा चलेंगे आप या जितने किलोमीटर चलेंगे वो भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। यानी कि मैं मान लेता हूं, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपए है आपके लिए, कितना x रुपए, तथा अब नियत भाड़ा आपने x मान लिया तो आगे बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आपको तय करना होगा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा कितना है, y रुपए आपने मान लिया। ठीक है, नियत भाड़ा आपके लिए x रुपए हो गया और प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा आपका y रुपए हो गया। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे पहली शर्त ढूंढते हैं आपके लिए। पहली शर्त अनुसार क्या कह रहा है, पहली शर्तानुसार प्रश्न ये कह रहा है आपको कि कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपए। जब आप पहली शर्त लिखेंगे तो मैंने अभी आपसे एक बात कही कि आप चाहे 100 मीटर चले या 1 किलोमीटर चले या चाहे 100 किलोमीटर चले, आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा, यानी कि आपको x रुपए नियत भाड़ा चुकाना ही पड़ेगा। प्लस अब आपने दूरी कितनी तय की है, 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो प्रति किलोमीटर किराया कितना आपका y रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो गया, 10y, यानी कि 10y आपका 10 किलोमीटर का किराया प्लस में नियत किराया जब आप जोड़ेंगे तो उसने टोटल रुपए मिला के कितने दिए थे आपको, 105 रुपए उसने दिए। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1, यानी कि समस्या 1 आपकी हल हुई। आते हैं दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त आपसे कही गई है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए, यानी कि फिर वही बात, आपको नियत भाड़ा चुकाना पड़ेगा, चाहिए आप कितने भी किलोमीटर चले। आगे प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, y रुपए, और आपने दूरी कितनी तय की, 15 किलोमीटर, यानी कि y रुपए आप प्रति किलोमीटर का भाड़ा देंगे तो 15 किलोमीटर के लिए आप 15y भाड़ा देंगे, जिसमें नियत भाड़ा x जोड़ने के बाद उस व्यक्ति ने रुपए टैक्सी वालों को कितने दिए, 155 रुपए उसने दिए। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपको प्राप्त हुई और समीकरण 2 भी आपको प्राप्त हुई। आगे देखते हैं समीकरण 1 से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे सेम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, x चर का मान निकाल लेता हूं तो 10y को क्या करूं, दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो यहां से x प्लस के 10y बराबर आपको 105 दिए हुए हैं। यहां से आप x बराबर कितने निकालेंगे, 105 माइनस के 10y आपको प्राप्त हुए। ये बनी आपकी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान कहां रखेंगे, डेफिनेट है समीकरण नंबर 2 में, तो लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लीजिए समीकरण 2 में आपने समीकरण 3 का मान रख दिया। समीकरण 2 है आपकी x का मान आपको प्राप्त हुआ है 105 माइनस के 10y, आगे लिखा हुआ है प्लस के 15y और बराबर में कितना है, 155 रुपए। चूंकि आपने कितना रखा है, x बराबर आपने रखा है 105 माइनस के 10y आपने इसमें रखा है। आगे प्रश्न करते हैं हल। 105 को हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो चलो भेज देते हैं। तो मेरे पास बचेगा माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर में 155 माइनस के 105। यहाँ पे प्लस का 105 था, उधर जाने के बाद माइनस का 105। प्लस के 15y में से माइनस का 10y जाएगा तो आपके लिए शेष बचेगा प्लस के 5y। 155 में से 105 जाएगा तो आपका शेष बचेगा 50 रुपए। तो यहां से आप जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 50 बटे में 5, तो y बराबर आपको प्राप्त होगा 10 रुपए। y बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, 10 रुपए। ठीक है, अब y क्या था आपके लिए, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि जब आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 10 रुपए देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा जो नियत भाड़ा है वो भी आपको
चुकाना पड़ेगा। आइए देखते हैं नियत भाड़ा। अब y बराबर 10 आप समीकरण किस में रखेंगे, एक का काम भी हो गया, दो का हो गया, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखिए y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, ये लीजिए समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 है आपका x बराबर में 105 माइनस के 10 गुणा में y का मान है 10। तो यहाँ पे लिखे चूंकि y बराबर आपने कितना रखा है 10। क्वेश्चन आया आपका 105 माइनस के 10 को 10 से किया तो कितना 100, तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ है 5। यानी कि जो नियत भाड़ा है, यानी कि जो निश्चित भाड़ा है वो कितना चुकाना पड़ेगा आपको, 5 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा नियत भाड़ा 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए है। ठीक है बात। अब प्रश्न आगे चलते चलते कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखिए 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा। देखिए अब आपको पता है कि जब व्यक्ति चलेगा तो उसको प्रति किलोमीटर का किराया, निश्चित किराया तो देना पड़ेगा, यानी कि निश्चित किराया आपके पास कितना है, 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए प्लस यात्रा कितनी तय कर रहा है, 25 किलोमीटर की। कितनी, 25 किलोमीटर की। जब आपको पता है कि अतिरिक्त किराया कितना है प्रति किलोमीटर का, 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए। तो 10 रुपए आपका अतिरिक्त किराया है। तो आप चल कितने रहे हैं, 25 किलोमीटर। तो 25 को जब 10 से करेंगे तो कितना हो गया, 250। कितना हुआ आपका, 250 प्लस में आपका नियत किराया कितना है, 5 रुपए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 250। यहाँ पे मैं x लिख लेता हूं दोनों तरफ, x नहीं आप कुछ और मान लीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया किराया, किराया लिख दिया यहाँ पे मैंने, कितना, किराया। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना, 255 रुपए। तो आपके 25 किलोमीटर का किराया कितना प्राप्त हुआ है आपको, 255 रुपए। प्रति किलोमीटर का 10 रुपए था, आपने चली कितनी दूरी है, 25 किलोमीटर। तो 25 गुणा में 10, ये तो किराया 250 रुपए। इसके अलावा आपका नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपए। तो जोड़ोगे तो कितना किराया दोगे आप उसको, 255 रुपए। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितने जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना बन जाती है, 9/11 हो जाती है। आगे कह रहा है यदि अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे तो वह भिन्न कितना बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो वह भिन्न क्या है। तो यहाँ पे भिन्न की बात कर रहा है तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक ऊपर का नंबर आएगा और एक नीचे का, जिसको ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक भिन्न है अंश और एक है हर। तो मान लेते हैं यहाँ पे सेम काम करेंगे, आपको 2 चर लेके आने हैं। तो माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, भिन्न का अंश x हो जाएगा, तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर कितना हो जाएगा आपका, y संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहली शर्त क्या कह रहा है, देखिएगा पहली शर्तानुसार, पहली शर्त आपसे कही गई है कि जो भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहा है, 2। ठीक है, भिन्न कैसे लिखते हैं आपको पता है, अंश ऊपर रहेगा और हर कितना नीचे, यानी कि x बटे में y। इतनी बात क्लियर, अंश बटे में हर। जब अंश में कितना जोड़ रहा है, 2 प्लस हर में भी कितना जोड़ रहा है, 2। जब इन दोनों अंश और हर में 2 जोड़ देता है तो भिन्न कितना बन जाती है आपकी, 9/11 बन जाती है। भिन्न कितना बन जाती है आपकी, 9/11। यानी कि x + 2 बटे में y + 2 बराबर कितना, 9/11। यहां से आप क्या करेंगे, जब आपको एक रैखिक समीकरण बनानी पड़ेगी तो वज्र गुणा, ब्रैकेट में लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा आपने क्या कर दिया यहाँ पे, वज्र गुणा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x + के 2 से, इसी प्रकार 9 मल्टीप्लाई होगा y + 2 से। ठीक है, इतनी बार 11 को मल्टीप्लाई किया 11x + 11 को 2 से किया 22 बराबर में 9 को y से किया 9y और 9 को 2 से किया 18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x y की वैल्यूज को एक तरफ ले लीजिए,
मैं क्या करता हूं, मैं इसको दोनों को उधर भेज देता हूं। तो 11x बराबर कितना हो गया मेरा 9y प्लस के 18 माइनस के 22। तो x बराबर कितना 9y, यहाँ पे कितना बचा माइनस के 4 और बटे में क्या आ गया आपका 11। ठीक है, ये कहाँ क्या प्राप्त हो गया मेरे को, x का मान प्राप्त हो गया, जिसको मैं बोलूंगा समीकरण नंबर 1 आपकी। ठीक है, चलते हैं दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त आपसे कह रहा है कि अंश और हर में, अंश और हर में इस बार कितना जोड़ रहा है 3 3 जोड़ रहा है। तो इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया, तो संख्या आपको प्राप्त होती है 5/6। सेम काम करना है, वज्र गुणा, यहाँ पे लिख देना वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे x प्लस 3 से, तो 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से बराबर में 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से। मल्टीप्लाई कीजिए कितना 6x प्लस में 18 बराबर में 5y प्लस में 15। एक तरफ ले आइए, ये हो गया 6x माइनस के 5y बराबर में 15 माइनस के 18। 5y को इधर ले आया, 18 को उधर, तो ये कितना बच गया 6x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 3 आपको यहाँ से प्राप्त हुआ। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में आपने x का मान निकाला हुआ है, समीकरण 1 के x के मान को कहां रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, चलिए भाई 2 में रख दीजिए। 6 ब्रैकेट x का मान आपको प्राप्त हुआ है 9y माइनस के 4 बटे में 11, आगे है माइनस के 5y बराबर में माइनस के 3। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि आपने x बराबर रखा है 9y माइनस के 4 बटे में 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 6 से किया, 9 6 के 54, y माइनस के 6 को 4 से किया, 6 चौका 24, 11 बटे का मान गुणा होगा किससे 5y से, तो ये हो गया माइनस के 55y, और सभी के बटे में आने के बाद जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, बटे का मान -3 से गुणा होगा तो माइनस के 33 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, माइनस के 55 में से प्लस के 54 घटाए तो माइनस का 1y बचा, 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो माइनस के y लिख देता हूँ। बराबर में उधर कितना है माइनस के 33, और माइनस का 24 भी उधर जाके प्लस का 24 आपके लिए हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर आपको प्राप्त हुआ है यहाँ से 6 और 3 9, माइनस के 9, y से माइनस कट गया, तो y बराबर आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है 9। y बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको 9 यहाँ से प्राप्त हुआ। अब y बराबर 9 आप किस में रखेंगे, डेफिनेट समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखिए y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है आपके लिए x बराबर में 9 गुणा में y का मान है 9 माइनस के 4 बटे में 11, तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस के 4 बटे में 11। तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ है 81 में से 4 जाएंगे तो आपके बचेंगे 77 बटे में 11। तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ है 7। x बराबर कितना प्राप्त हुआ है आपको 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न क्या होगी आपकी 7 बटे में 9 होगी, अतः भिन्न 7 बटे में 9 होगी। दोबारा प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़े 2, तो संख्या कितनी प्राप्त होती है आपको 9/11 प्राप्त होती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे तो संख्या 5/6 आपको प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए आपने भिन्न का अंश तो मान लिया x और हर क्या माना है y, तो अंश में आपने 2 जोड़ा और हर में भी आपने 2 जोड़ा। एक भिन्न आप इसी रूप में लिखते हैं, पता है आपको भिन्न आप किस में लिखते हैं, अंश बटे हर, यानी कि बटे के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, तो बराबर की उधर कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 9/11। अब मेरे को रैखिक समीकरण में रूप में परिवर्तित करना है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा करने के बाद मेरे को x का मान यहाँ से प्राप्त हुआ है x बराबर 9y माइनस के 4 बटे में 11। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से रैखिक समीकरण बना सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो x का मान निकाल लिया है। ठीक है, x बराबर 9y माइनस के 4 बटे 11 मेरे को प्राप्त हुआ। अब दूसरी शर्त कह रही है कि अंश और हर में कितना जोड़ दो 3, तो 5/6 के बराबर हो जाती है। तो वज्र गुणा करके मैंने रैखिक समीकरण बनाई 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान मैंने कहां रख दिया 2 में, तो मेरे को y बराबर यहां से 9 प्राप्त हुआ। अब y बराबर 9 मैंने समीकरण 1 में रखा, तो x बराबर मेरे को यहां से 7 प्राप्त हुआ।
अतः मेरे को भिन्न x का मान तो ऊपर रहेगा और y का नीचे, तो भिन्न कितनी 7/9 प्राप्त होगी। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 3.2 का एक्सरसाइज का। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। प्रश्न संख्या 6 है आपकी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, आगे बोल रहा है आगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि सबसे पहले बात कर रहा है 5 वर्ष बाद की और बाद में बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व की। ठीक है, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण बनाना है। सबसे पहला बोल रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर, मतलब आज आपकी 13 साल है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद करेंगे तो जो आयु आप मानेंगे उसमें क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई x वर्ष, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष। क्लियर बात, पुत्र की आयु हो गई y वर्ष। अब चलते हैं अपने प्रश्न की पहली समस्या, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो यहां पे लिखिए 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद लिख दिया। अब आप लिखिए जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, पहले x थी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। उसी प्रकार आ जाइए आप पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वर्तमान आयु y थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। क्लियर बात। यहाँ पे आगे चलते हैं, इसका पहली शर्त बनाते हैं। इसकी पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार यहाँ पे दोनों के अंदर कंपैरिजन कर रहा है, अंतर दिखाना चाह रहा है कि भाई पुत्र की आयु इतनी थी और जैकब की आयु इतनी थी। तो क्या बोल रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, यानी कि एक तरफ तो आप जैकब की आयु लिख दो x प्लस 5 और एक तरफ लिख दो आप उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। प्रश्न ये कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु x प्लस y प्लस 5 है, तो उससे कितनी 3 गुनी किसकी आयु है, जैकब की आयु। इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 ऐसे कैसे, 3 को मल्टीप्लाई किया 3y प्लस में 15। ठीक है, 5 को भी उधर ही भेज दीजिए आप, तो क्या बनेगा आपके पास रैखिक समीकरण x बराबर 3y प्लस 15 माइनस के 5। तो समीकरण बना आपका x बराबर 3y प्लस के 10। इसको कहोगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलते हैं आपकी आगे। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, या तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कर लिया आपने। अब क्या लिखेंगे, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु, वर्तमान आयु जब उसकी x थी तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार किसकी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वर्तमान 5 थी तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष होगी। ठीक है, आपको 5 वर्ष पूर्व की आयु मिल गई जैकब की और उसके पुत्र की। अब करते हैं आगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त आपको कही गई है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, दोनों में फिर अंतर की बात कर रहा है। तो एक तरफ तो जैकब की आयु x माइनस 5 और एक तरफ पुत्र की आयु y माइनस 5। करिए हल। अब बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी 7 गुनी। तो पुत्र की आयु को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगी उसके जैकब की आयु के। हल करेंगे आगे, तो x माइनस 5 बराबर 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7y माइनस 7 को 5 से किया 35। ठीक है, यहां से क्या करेंगे आप, इसको इधर ले आइए, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये तो हो गया x माइनस के 7y, माइनस का 35 था उधर, माइनस का 5 जाके प्लस का 5। समीकरण बनी आपकी x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 30। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समस्याओं से आपको 2 समीकरण हल मिल गए हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में आपने x चर का मान निकाल लिया है, अब इस चर के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था आपका, x बराबर 3y प्लस 10।
रख दिया समीकरण 2 में। समीकरण 2 है आपका x का मान कितना रख दिया आपने 3y प्लस के 10 यहाँ पे रख दिया। आगे है माइनस के 7y बराबर में माइनस के 30। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x बराबर आपने रखा है 3y प्लस के 10 आपने यहाँ पे रखा है। ठीक है, करेंगे हल। 10 तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस के 7y में से प्लस के 3y गए तो माइनस के 4y आपका शेष रहा, माइनस के 30 है ही और माइनस के 10 और आ गए तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना 40 बटे में 4, y बराबर आपको प्राप्त होगा 10। ठीक है, y आपके लिए क्या था, पुत्र की आयु। अब y पुत्र की आयु y बराबर 10 आप किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में आप रख देंगे। y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखिए y बराबर 10। समीकरण 1 है आपका x बराबर में 3 गुना में y का मान 10 प्लस के 10, ये हो गया x बराबर में 10 दिया 30 प्लस में 10 तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ है 40। कितना, 40 प्राप्त हो गया। यानी कि अतः जैकब की आयु कितनी प्राप्त हुई आपको, 40 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु आपको प्राप्त हुई है 10 वर्ष। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर। दोबारा प्रश्न रिपीट करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपको 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपने जैकब की आयु x वर्ष मानी वर्तमान और पुत्र की आयु y वर्ष। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि इन फ्यूचर की बात करेगा तो x प्लस 5 वर्ष हो गई, पुत्र की y प्लस 5। पहली शर्त अनुसार बोल रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। इससे आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 3y प्लस 10। तो अब अगला बोल रहा है आपको हल करने के लिए 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x माइनस 5 और पुत्र की आयु y माइनस 5। अब शर्त आपको ये रखी गई है कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी। जिससे आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ x माइनस के 7 y बराबर में माइनस के 10। ये बन गई आपकी रैखिक समीकरण नंबर 2। रैखिक समीकरण 1 का मान आपने कहां पुट कर दिया, समीकरण नंबर 2 में। तो जहां से y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है, 10 प्राप्त हुआ है। अब y बराबर आपने माना था पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु को रख दिया हमने समीकरण नंबर 1 में, जिससे आपको जैकब की आयु कितनी प्राप्त हुई, 40 वर्ष। अतः जैकब की आयु आपकी 40 वर्ष और पुत्र की आयु आपकी 10 वर्ष प्राप्त हुई। ठीक है, फटाफट अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलते हैं फिर इसके बाद हम मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर आपकी प्रश्नावली नंबर 3.3 के अंदर। ठीक है।